introducing Ravi Singh Chaudhary here. Ravi also sings very well. Whenever you get a chance, you must listen to him sing too. I always believe that people who are connected to nature have these very special talents, and music is so connected to nature also. Right? So, Ravi, over to you. Okay. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction. आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आज जैसा कि सेकंड सेशन है और हम बात करेंगे, जो मेरा टॉपिक है डूज एंड डोंट्स। कल आपने बेसिक्स के बारे में देखा कि नेचुरल फार्मिंग, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक से। बट होता क्या है कि हमें नेट से, यूट्यूब वीडियोस से, मेंटर्स से, बहुत तरफ से फुल लोडेड इंफॉर्मेशन आते हैं। तो आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, पहले इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती थी, हमें जानकारियां नहीं होती थी, और आज के टाइम में इतनी जानकारियां हैं कि हम उसे इम्प्लीमेंट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जो 10 तरह की इंफॉर्मेशन से वो कोलैब करके क्या एक रस निकलेगा, क्या एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा फार्म पे, वो थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। मे बी हम लोग डिजाइन पे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कुछ क्रॉप्स पे हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाई वैल्यू है, या कुछ एक वायरल वीडियो पे कि शायद हमें ड्रैगन फ्रूट करना चाहिए, शायद हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए। सो इससे होता क्या है कि दो चीजें होती है, एक तो पैसे का लॉस होता है और दूसरा टाइम का लॉस होता है। ओके ओके, ऑडियो इज क्लियर फॉर मी। ओके, सो वही जो बात है मैं आज करने वाला हूँ कि एक्चुअली जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, थंब रूल्स हैं जो आप नहीं बोलना चाहोगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरे स्लाइड को लाएंगे। या तो पहला पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर इज नॉट सीड एंड मैन्योर। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा बचपन से एक गार्डनिंग का एक्सपीरियंस रहता है बहुत लोगों को, या बागवानी या बैकयार्ड फार्मिंग जो हम बोलते हैं, जिसमें एक पपीते का पेड़ होता है, 2 अमरूद का पेड़ होता है, एक जैक फ्रूट का पेड़ होता है, मोरिंगा का एक पेड़ होता है, तो सिंगल। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई केयर नहीं करते हैं, उसमें ज्यादा हमारे केयर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम फार्म पे जाते हैं तो वही पपाया 600 प्लांट्स हो जाते हैं, वही पपाया 1200 प्लांट्स हो जाते हैं। तो जो आपका माइंड है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि हम तो कर लेंगे वो, जाके एक प्रॉपर अच्छा सीड लेना है मुझे, और जैसे घर के किचन वेस्ट को यूज करते थे, मछली का धोया हुआ पानी जो फिश वाटर है उसको दे दिया करते थे, चाय पत्ती को दे देते थे, बनाना पिल को दे दिया करते थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता था। या फिर वर्मी कंपोस्ट परचेज कर लिया और अपने पॉट में डाल दिए। बट जैसे ही ये फार्म लेवल पे आप आते हैं तो स्केल हो गई चीजें, एक प्लांट से 1200 प्लांट हो गए, 1500 प्लांट हो गए, तो आपकी वो मेथड काम नहीं करेंगी। आप उतनी चाय पत्ती कहाँ से लाओगे, आप बनाना पिल कहाँ से लाओगे, आप फिश वाटर कहाँ से लाओगे। तो टेरेस गार्डनिंग और एक फार्म में, हेलो, साउंड इज क्लियर? Yeah, a little volume, if you could raise the volume if it is possible. Okay, thank you. So वही मैं बोल रहा था, जब फार्म पे हम आते हैं तो ये सारे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो काम नहीं करते, और स्टार्ट हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये क्या है, सबसे पहले ज्योग्राफी पे आते हैं, क्योंकि इस वर्ड को हम लोगों ने बचपन से सुना है, भूगोल। मतलब कि इंडिया हमारी इतनी बड़ी कंट्री है कि इसके जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं। यूपी एंड बिहार हैज प्लेन रीजन, झारखंड हैज प्लेट्यू रीजन, राजस्थान, गुजरात हैज एराइड ड्राई क्लाइमेट एंड ऑल, वेस्टर्न घाट का अलग क्लाइमेट है, ज्योग्राफी है। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ अ कंट्री जिसका एक सिंगल ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स है। We also have different climatic zones. So climate and geography plays an important role in your farming. So when you got to know about something very beautiful in Maharashtra and you want to apply in Odisha, so what happens, वो match नहीं करता, and we think कि वो method में ही बहुत fault होगा।
Okay, so maybe ZVNF के ये parameters काम नहीं कर रहे हैं. So you have to think that what your farms, what your region look like. Okay, so maybe Chhattisgarh can copy Jharkhand, Jharkhand can copy Odisha, have same cultural uh, diversity and biodiversity, and same climatic and geographical zone. Okay, so in agriculture you have to think about this कि हम एप्पल ग्रो नहीं कर सकते, and if we are growing, that is a modified version. Maybe the quality parameters of a grapes of or a apple will not match as per market standard. Okay, so apple आपने grow कर लिया, size हो गया, strawberries you grown it, but the value you cannot create it via natural farming. Okay, maybe in chemical farming with doses of chemicals and all you can grow things, but in natural farming you have to think what is the local to your 250 kilometer dia or 1000 kilometer dia. Okay, and the second point is the microbiology, जो सूक्ष्म जीवाणु है जो दिखाई नहीं देते हैं. So one interesting thing I must share कि जो जीवाणु हैं, they जीवाणु and केचुआ और जो earthworms है, they work with soil kind of 15 to 20 tons around the year. 15 से 20 टन की मिट्टी को ये जो है पूरा वर्क उस पे करते हैं. सो दिस इज द माइक्रोबायोलॉजी. हमें दिख नहीं रहा है, बट these microbes are the reasons for your fertility of your soil. Next slide please. Please also keep Ravindra Dubey translation into English, Ravi, because we have English speaking people here also, so both will. Okay. So right now on the screen it is soil test is a must with lab or without lab. Okay, so maybe you chose a reason कि वहाँ पे there is no testing lab facilities around 100 kilometer or 250 kilometer area. So what you should do? What is the parameter of soil? So as a farmer, you shouldn't go too much technical to it. What is the clay content, silt content, and all? You simply can moist the soil and try to make the laddu. Okay, so laddu when you make, if it is not sticky to your hand, and if it's not like a powdery, okay, then your soil is okay. Again, if you throw that ball to a wall, एक दीवार पे जब आप फेंकते हो, so it should not be like completely stuck, okay, or completely converted into the powder form. Something like in between this. This is a good soil. Or if a cow dung is on your soil after 2 or 3 days, if its volume goes bigger, it shouldn't dry. Okay, ये सूखता नहीं है. It has a microbial population. You can see the earthworm. Then your soil is okay. So this is the 3 kind of soil test you can do. Try to make a laddu, throw on to the wall, or see the parameter, see the characteristic of the manure and the fresh cow dung or the dung from any other animal for 2 or 3 days. If it dries completely, your soil is not okay. Okay, so this is one kind of soil test you can immediately can do. Okay, next slide please. Cultivate soil first and then crops. Okay, so हमारा क्या होता है, we are too much involved with designs and too much involved with the crops. Okay, the crop value, the market value. Okay, we want to grow moringa because the WHO has assigned as a superfood. We should export the moringa powder and all. So don't go for the crop. Okay, cultivate the soil first, then the crop. Okay, so why I'm telling you this? Because soil would have a different parameters. Okay, first parameter is that maybe the farmers on that soil has done chemical farming from decades. Okay, so it has a sodium layer, it has a salty layer. Okay, so you should have a transition period from that chemical to organic or natural.
or maybe a soil that is exposed to the direct sunlight for 5 or 6 years or 10 years, or maybe the soil going through the soil erosion. Okay, so these kind of soils are not good for the natural farming in the first place. Okay, you should invest at least 1 year, minimum of 6 months to 1.5 years to have a good soil, then decide your high value cash crops or maybe the crop you want to grow. Okay, so cultivate the soil first, then crop, because soil has few parameters. वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, जैसे कि पीएच वैल्यू आती है जब आप सॉइल टेस्ट करते हैं, तो इट हैज द पीएच वैल्यू, इट हैज द ऑर्गेनिक कार्बन, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें पोटेशियम है, so other 16 micro and macronutrients combinations are there. Okay, so आप केमिकल कर रहे हो, आप नेचुरल कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, whatever you want to do, but scientifically every plant, each and every plant needs this 16 macro and micro nutrients. Okay, and these nutrients solely depend on the value of the pH. अगर pH 7 से बहुत कम है, 5 है, 6 है, तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बायो एब्जॉर्बिलिटी कम हो जाएगी. अगर pH 7 to 8 है, then again the bioabsorbability of others nutrients will go down. आजकल हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि इस फूड में न्यूट्रिएंट्स बहुत है, इस फूड में फाइबर बहुत है, इस फूड में कैलोरी बहुत है, बहुत अच्छा है, बट दिस इज नॉट द आयुर्वेदा सजेस्ट. किसी भी सॉइल में, किसी भी फूड में न्यूट्रिएंट्स नहीं डिसाइड करते कि वहां का क्रॉप कैसा बिहेव करेगा, कैसी फर्टाइल सॉइल है. द बायो एब्जॉर्बिलिटी, रूट किसे ले पा रही है, दैट इज योर कंसर्न, वो फर्टिलिटी डिसाइड करेगा. एंड ये करते कौन है? इफ यू नो, जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वेदरिंग बोलते हैं इसमें, जो लाइकेंस है, जो काई है हिंदी में बोलते हैं, so that lichens convert into the rocks into the soil. So these microbes actually convert your unavailable nutrients to available nutrients. Available means water soluble, roots can take it. Okay, so pH value is important because we cannot think of all these 16 parameters at one go. Okay, हम 16 पैरामीटर्स को एक एक करके कंट्रोल करने से बेहतर है वी शुड गो फॉर पीएच रेजुवेनेशन, और पीएच जो बायो रेमेडिएशन हम बोलते हैं, द न्यूट्रल पीएच, द वैल्यू इज 7. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जिन्हें भी हिंदी में भी चाहिए, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएं. ओके मैम. सो द वर्ड इज ग्रीन मैन्योर, जिससे बहुत लोग अंडरस्टिमेट कर देते हैं कि नहीं ठीक है, दिस क्रॉप इज बैरन, दिस फील्ड इज बैरन फॉर 3 and 4 years, तो हम कोई क्रॉप करते हैं सो इट विल ग्रो. नो, यू हैव टू गो फॉर ग्रीन मैन्योर फर्स्ट. प्लीज गो फॉर ग्रीन मैन्योर. मेथड्स कोई भी हो सकते हैं, मे बी दी तस्बानिया, मे बी द ग्लैरिसीडिया, मे बी योर दलहनी बीज जो है, जो दाल की फसलें हैं, मे बी द कॉम्बिनेशंस ऑफ 21 सीड्स, दैट द दाबोलकर मेथड. ओके, सो मेनी मेथड्स आर देयर फॉर ग्रीन मैन्योर, क्योंकि हमें पता है कि वेदर इट इज पेट्रोल, डीजल, मैन्योर, कार्बन डाइऑक्साइड, any fossil fuel, everything contains carbon. Okay, one or another form, everything contains carbon. और हमारे सॉइल का जो पैरामीटर है उसमें हमें ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए जो पीएच से कनेक्टेड है. ओके, सो एट वन गो ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? सेलेक्ट द लैंड एंड गो फॉर ग्रीन मैन्योरिंग. ओके, and this again it varies from states to states, regions to region. कहीं मेथी से करते हैं, कहीं पालक से करते हैं, कहीं combinations of seeds से करते हैं. ओके, कहीं मेज से भी करते हैं, कॉर्न से भी करते हैं. so methods can vary, but the principle should be that you should go for green manuring. Okay, this will help for immediate rejuvenation of your soil, going for न्यूट्रलाइजेशन ऑफ योर पीएच, एंड यू कैन रिपीट इट. अगर मिट्टी बहुत खराब है तो नॉट ओनली फॉर वन, ओके, 45 days का जो साइकिल है टू 60 days, 2 months,
चलिए इसे आप रिपीट करो, आप 3 बार आप रिपीट करो, इट गोज फॉर 6 मंथ्स, ओके, एंड देन यू वुड हैव अ गुड सॉइल, गुड बायोमास कंटेंट आ जाएगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, सॉइल के पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो आप कभी भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में जाएंगे यूनिवर्सिटीज के, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि 10 टन कंपोस्ट डालना है, ओके। नाउ just multiply the value of the vermi compost to the 10 ton, okay, 10,000 kg होते हैं वर्मी कंपोस्ट में भी 7 to 8 rupees अगर है, so it goes like 80,000 rupees, minimum of 20 to 30,000 to 40,000 rupees, so it is not viable to go for एक सिर्फ कंपोस्ट आपने 50,000 का खेत में डाल दिया, okay, better go for the green manuring. Next slide please. स्लाइड चेंज करेंगे, यस। सो आपने कल जो है मल्चिंग के बारे में पढ़ा, यू लर्न अबाउट मल्चिंग, द एक्स्ट्रा वर्ड here it is in situ mulch, okay. The problem you would face, like what is the material of the mulch, how to have your own material mulch, okay, what is the green manure, but what is exactly done, it's like seed of the different crops like methi, like dhaicha, like sunflower, like dalhani beej, even the crops like matar, you can do the seed. आपने बीजामृत कल पढ़ा, आप जीवामृत बनाएंगे, जीवामृत बना के सॉइल को साल भर में 6,000 लीटर जीवामृत you will give to your soil, 6,000 liters, that will convert roughly into 2 to 250 liters per 15 days cycle, okay. And the seed after treated with बीजामृत आप उसको सोइंग करेंगे सॉइल में और हार्वेस्ट करेंगे उसके प्री मैच्योर स्टेज में, उसे मैच्योर हम नहीं होने दे रहे हैं, मीन्स साइकिल उसकी 90 दिन की है, 100 डेज की क्रॉप है, बट स्टिल हम 45 डेज में उसे जो है हार्वेस्ट करते रहे हैं, वापस मिट्टी में मिला दे रहे हैं, एंड उसमें हम फिर से जीवामृत डाल रहे हैं ताकि उसका डिकम्पोजिशन जो है फास्टर हो। जैसा कि हमने माइक्रोब्स के बारे में बात किया, तो माइक्रोब्स व्हाट इज डज, वो चीजों को बहुत पीस वाइज तोड़ता है, सरफेस इन एरिया इंक्रीज करता है। कोई भी चीज है, कल आपने देखा होगा आपने पेस्टिसाइड्स बनाया या बायोपेस्टिसाइड्स जो आपने बनाया, तो उसमें या तो उबालने की प्रक्रिया होगी या चटनी बनाने की प्रक्रिया होगी। सो व्हेन यू गो फॉर पीस वाइज, एक लीफ के पार्टिकल बहुत साइज, हम बात करें मॉलिक्यूलर साइज से हम जाना चाहे कि एकदम छोटी हो जाए, तो वो कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा बेहतर ढंग से रिलीज करेगी, ओके। तो डिकम्पोजिशन अगर सॉइल में नहीं हो रहा है तो क्या होती है, सॉइल को नाइट्रोजन और कार्बन अच्छे से नहीं मिलता है। एंड ग्रीन मैन्योर्स की जो भी क्रॉप्स है उनकी खासियत क्या है कि दे ग्रोज फास्टर एंड दे डिकम्पोजेस फास्टर, डिकम्पोजिशन उनकी फास्टर होती है, ओके। अदर क्रॉप्स आप जा सकते हो, बट यू हैव टू वेट फॉर 100 to 150 days and you will lose your time, and the leverage for a farmer is also the time, okay. You cannot commit too much time for bioremediation, okay. So यहाँ पर हम देख रहे हैं इन सीटू मल्च। सो मल्चिंग मटेरियल यू हैव हर्ड कि पेडी स्ट्रॉ यूज किया, शॉ डस्ट को यूज किया, मे बी लीव्स को, ड्राई लीव्स को यूज किया, कोकोनट लीव्स को यूज किया। सो अगर आपके आसपास, इफ यू डोंट हैव अ फार्मर ऑफ पैडी, धान की खेती नहीं होती है, तो पैडी आपको मिलेगा कहाँ से, राइस, स्टबल, ये मिलेगा कहाँ से आपको? ड्यूरिंग मानसून विच ग्रीन मैन्योर कैन यूज? मैंने वही बोला कि जो स्पेसिफिक रीजन है उसके हिसाब से ग्रीन मैन्योर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बिहार में ढैंचा चलती है और झारखंड में सनई चलती है, मेथी बहुत जगह चलती है, तो ये आपके रीजन के हिसाब से डिसाइड होंगे। फिर भी अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल को आप चूज कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रो भी होते हैं तुरंत, उनकी पत्तियां होती हैं और उससे आप मिट्टी में मिला सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि उसे हमें डिकम्पोजिशन उसका फास्टर करना है, तो हम उसमें बाद में भी फिर जीवामृत उसमें देंगे, ओके। तो इन सीटू मल्च की जो मटेरियल है क्या होती है कि वी ग्रोज इटसेल्फ इन द फार्म, इन द हेजेस, इन द बाउंड्रीज। लाइव फेंसिंग आपने पढ़ी, तो लाइव फेंसिंग के मटेरियल्स में आप ग्रीन फॉडर एंड इन सीटू मल्च को इंक्लूड कर सकते हैं।
in situ mulch like Tephrosia, Gliricidia, Vitex negundi, जिसे हम बोलते हैं सिंधवार या निर्गुंडी बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में निर्गुंडी, हमारे यहाँ सिंधवार बोलते हैं। ये सारे जो पत्ते हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी की ये these are leguminous crops. Okay, so mulching हम ऐसी करें that gives a value to your farm. Okay, mulch का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि it suppresses the weeds, it preserves the evaporation, जो water को ये conserve करता है, it suppresses the pest population, egg laying capacity खराब करता है mulch, ये सारे हैं। but इन सिटू मल्च के जो भी जो लीव्स मैंने बताया, ग्लैरिसीडिया, सुबबूल, दी टेप्रोसिया, these leaves are also beneficial for your roots. Okay, okay, so next slide please. Now Jivamrit and aerobic reaction. Okay, the question is wild grass growing in unusual field is okay? ओके, ये मैं पहले बता दूं कि वीड्स जो होते हैं, दी वाइल्ड ग्रासेस, दी वीड्स, दी अनवांटेड हर्ब्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर सॉइल। आप वीड्स से, आप ग्रास से बता सकते हैं कि आपकी मिट्टी की सॉइल कैसी है। तो जब भी व्हेन यू डू नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो सॉइल पैरामीटर्स इटसेल्फ चेंजेस, पीएच वैल्यू चेंजेस, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट चेंजेस, सो द वीड्स। ओके, तो मे बी जो वाइल्ड ग्रास है, कुछ वीड्स है जो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, दे आर इंटरफेयरिंग विथ आवर प्रैक्टिसेस, बहुत कॉस्टली है उसे उखाड़ना, बार बार वो परेशान कर रहा है। तो आपकी सॉइल अभी वैसी नहीं है जहां पर वीड का जो है इन्फेस्टेशन या वीड का जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रहा है। ओके, तो जब आप समय बिताते हैं तो ये चीजें अपने आप धीरे धीरे नेचर इटसेल्फ इट गोज फॉर, मतलब कंट्रोल में चला जाता है। ओके, और अगेन द नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ काइंड ऑफ अ क्लस्टर अप्रोच। अगल बगल में कोई वीड बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, विंड से वो सीड आपके फार्म पे आ रही है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम ग्रो करता है। तो उस पे हम देखेंगे कि कैसे बैरियर क्रॉपिंग करते हैं। तो वाइल्ड ग्रासेस परेशान कर रहे हैं, बट यूज इट एज अ रिसोर्स। कैसे? जैसे मल्च में मैंने बताया कि इट शुड ऑल्सो हैव अ नाइट्रोजनस मैटर इन इट। तो आप वीड्स में क्या है कि प्रकृति ने इन्हें नेचुरली सेलेक्ट किया है, ये प्रकृति में खुद उग रही हैं और सीड सिलेक्शन इनका नेचुरल सिलेक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्गर है आपके मेन क्रॉप से। ओके, तो जो पहली 30 दिन है, हमें क्या बोला जाता है कि फर्स्ट 30 डेज में जो है वीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जब तक मेन क्रॉप आपका बड़ा ना हो जाए, ताकि कंपटीशन को सप्रेस कर दे वीड का। तो कंपटीशन की वजह से वीड्स जो है बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट को जो है सॉइल से लेती है, बहुत ही अच्छे से। तो उसका जो एनपीके कंटेंट है, जो हम बात करें अगर केमिकल के लैंग्वेज में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत अच्छी होती है। तो नेचुरल फार्मिंग में जैसे ZBNF है, उसके बाहर अगर हम जाते हैं तो सत्यगव्य आता है, नाडेप कंपोस्ट आता है, और भी जगह कंपोस्टिंग है। तो उसमें आप इन ग्रीन लीव्स को जो है कंट्रोल करते हैं। और जैसा कि मैं इस स्लाइड्स में भी बताऊंगा कि बिना गाय के तो नेचुरल फार्मिंग होगी ही नहीं। तो कुछ ग्रासेस, कुछ वीड्स आ रहे हैं, तो वो ग्रीन फॉडर की तरह जो है गाय को वो काम करेगा। ओके, तो हमें चीजें वो परेशान तब करती हैं जब दोज आर अनवांटेड, वो फाइनेंशियली वो एक प्रॉब्लम है। ओके, व्हेन इट इज कंपेंसेटिंग, एक हमारा नाडेप को ये बहुत बढ़िया कंपोस्ट बना रहा है, ये सस्ते गव्य में जा रहा है, इट इज एडिंग अ वैल्यू, इट इज एज अ फॉडर फॉर योर लाइफ स्टॉक, तो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो आपको नहीं लगेगा कि ये जो है बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीवामृत एंड एरोबिक रिएक्शन। सो व्हाट इज एरोबिक रिएक्शन? In chemistry, we have two kind of reaction. Okay, aerobic and anaerobic. Aerobic reactions are reactions in the presence of oxygen, and anaerobic in the absence of oxygen. Okay, so pesticides हम बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि okay, एयर टाइट कंटेनर में हमने बंद किया, या मे बी हमने पिट बना के डंपिंग किया काउडंग को, उसमें कुछ वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है, डाल दिया हमने पिट में, हमने डाल दिया। So those are anaerobic reactions. आपने 4 महीने 1 साल के लिए दबा दिया वीड्स को कहीं गोबर के ऊपर, so those are anaerobic reactions.
बट जब आप जीवामृत बनाते हैं, जब आप लिक्विड मैन्योर्स बनाते हैं, जब आप माइक्रोब्स के बारे में सोचते हैं, ओके, तो गौरी मैम ने भी अभी बताया था कि वी आर नॉट अ सिंगल लिविंग एंटिटी, हमारे अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है माइक्रोब्स रहते हैं। और जैसा कि इंसान को क्या होता है, छाया पसंद होती है, उसे एक टेम्परेट क्लाइमेट जो है, बात करें 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पसंद होती है, एक मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट पसंद होता है, ओके, एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट पसंद होता है। हमें फॉरेस्ट में क्यों पसंद आते हैं, हम माउंटेन्स क्यों जाते हैं, या बहुत सारे हम ट्रैकिंग ट्रेवल्स क्यों करते हैं, हमें चाहिए कि एक सिटी से हम निकलते हैं तो वहां पर हमें महसूस हम कर सकते हैं कि हमारे लंग्स जो है बहुत अच्छा ऑक्सीजन ले रहा है, वी आर फीलिंग मच मोर हेल्दी। तो जीवामृत भी अलग नहीं है। तो जीवामृत में जो 12 बार डंडे को घुमाते हैं, जो 7 दिन तक जो है स्टिक से जो स्टरिंग करते हैं, तो उसमें हमारा पर्पस क्या होता है, जो वर्टेक्स हम बनाते हैं उसमें पर्पस क्या होता है कि हमारा जो मिक्सिंग है ऑक्सीजन का बहुत अच्छे से हो। हम अपने फार्म में क्या करते हैं, द एक्वीफायर, द एयर पंप दैट वी यूज इन द एक्वेरियम्स फॉर फिशेस, एक छोटा सा 500 रुपए का एक पंप आता है, दैट पंपेज द ऑक्सीजन एयर इनटू द वाटर। तो उसमें उसी तरह हम उस एयर पंप को जीवामृत सॉल्यूशन में एज ए यूज करते हैं। और ये जो नहीं चलेगा, कम से कम 5 to 10 मिनट्स जब हम स्टरिंग करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। और बहुत लोग फार्मर क्या करते हैं, एक लीड दे देते हैं, एक ड्रम है 250 लीटर का, उसमें लीड दे दिए, धूप में रख दिए, ओके, आपको छाए में रखना है, आपको कपड़े से ढकना है, कवर विथ द क्लोथ। कवरिंग का क्या पर्पस है कि कोई इंसेक्ट ना आ जाए उसमें, कोई अनवांटेड मटेरियल इसमें एंट्री ना कर जाए, ओके, लेकिन उसमें एयर का बहुत अच्छा फ्लो जरूर होना चाहिए, तभी माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेंगे। And let me tell you again and again, the fertility of the soil is defined as the biodiversity and the density. Diversity से भी नहीं चलेगा और सिर्फ density से भी नहीं चलेगा। जो जीवाणु है उनकी संख्या से भी नहीं चलेगा, उनके घनत्व से भी चलेगा, और उनकी वेराइटीज दोनों हमें चाहिए। इसलिए जब आप वेस्ट डिकम्पोजर का नाम सुनते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर एक बहुत अच्छा डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट करता है, बट इट इज नॉट कंप्लीट। ओके, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हम वेस्ट डिकम्पोजर से पूरी फार्मिंग कर दे रहे हैं, तो वो सेट ऑफ माइक्रोब्स है जो बहुत डोमिनेंट है, बहुत अच्छे हैं, बट वी नीड अ सेट ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स टू, और सारे एरोबिक रिएक्शंस कर रहे हैं। ओके, तो ये अगर हम याद रख ले कि माइक्रोब्स जिंदा चीज है, तो आपका गोबर है, आपके काउ डंग है, उसको छाया पे आप रखेंगे, आप स्टेरिंग करेंगे, आप उसमें ऑक्सीजनेशन करेंगे, जो हम काम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Can you do something on your audio? Can you improve your audio? It is still a little low. Okay, let me. And also you can keep summarizing every slide in English too, because we have people in English who might want to understand in English. Okay, ma'am. So the word is, the phrase is transition phase pH neutralization. So you should have a patience. आपको एक इंतजार करना पड़ता है। हाँ, okay. Can you elaborate? Waste decomposer is not a solution. Okay, waste decomposer can be part of your farm. Okay, but waste decomposer is not a complete solution. Okay, यही मैं बोलना चाह रहा था। Even any thought of natural farming, it is incomplete. It should, जैसे कि नीमास्त्र आप बनाना चाहते हैं, बट नीम के पेड़ ही नहीं है आपके रीजन में, आपके जोन्स में there is no neem trees. So how can you make नीमास्त्र? So you will go for neem seeds oil, neem oil, you will go for automatically. So उसी तरह waste decomposer is doing decomposition of the organic matter. Okay, organic matter. These all are additives. Waste decomposer or any other microbes, bio NPK or the biocultures, these all are additives. What your soil needs, abundant and rich in organic carbon. If you have a good organic carbon, कार्बन ही आपका यहाँ पे सारथी है। महाभारत का जो कृष्ण जैसे सारथी रहे हैं, कार्बन अगर नहीं है, whatever you implement, whatever means the best of best biofertilizer, biopesticide, कुछ काम नहीं देगा। कार्बन और केमिकल फार्मिंग में क्या होती है, ये कार्बन ही जो होता है वो कम होते जाता है। जो पंजाब में फार्मर्स दे आर बर्निंग दिस स्टबल, उसमें पी और के आ जाता है, फास्फोरस और पोटाशियम आता है। जब भी ऐश होता है, कोई भी मैटर का जब हम जलाते हैं, छाए राख बनती है,
तो उसमें पोटास एंड फास्फोरस कंटेंट रिच होता है, तो वो रिजल्ट जरूर देता है। बट सॉइल का जो है कार्बन कम हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो गया बर्निंग की वजह से। सो हमारे फार्म पे कार्बन चाहिए, कार्बन रिच सॉइल चाहिए, और कार्बन रिच सॉइल की पहचान है कि पीएच अच्छा होगा। तो पहला हमने जैसा बोला कि गो फॉर कल्टीवेशन ऑफ योर सॉइल फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। I just wanted to add a point here on waste decomposer, since you touched on that. So the purists in natural farming, including even Subhash Palekar ji, they are dead against waste decomposer because they believe that anything you're bringing from outside, okay, is not going to do full justice to your soil. Your soil has the ability to create its own microbes, its own humus, its own carbon. So that is really what is the key to creating soil, your natural soil in a natural ecosystem. We'll talk more about it as we move forward. While a lot of natural farmers are using waste decomposers as a quick way to generate microbes in the soil and get the richness of the soil, and it is not supported by the purists in natural farming. I just wanted to add that. And also, as Ravi is saying, it's not a complete solution. Many people feel कि उससे पूरा complete solution मिल जाएगा. नहीं, it does not happen. हाँ जी. So हमें solutions क्या है, जब भी हम transition phase पे जा रहे हैं तो वहां पर chemical to हम organic या natural जा रहे हैं, तो हमारा जो prime focus है कि पहले chemical free होना चाहिए, and at the first 2 years or 1.5 year हमें मोटिवेशन फैक्टर के लिए हम इन चीजों को यूज करते हैं। जस्ट आगे जाके ये सारी चीजें हटती जाती है। इवन दी वर्मी कंपोस्ट आपका कोई यूज का नहीं है आने वाले समय में। ओके, इटसेल्फ माइक्रोबियल डेंसिटी जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो ही आपकी सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डू नॉट स्टार्ट फार्म विदाउट हैविंग इंडिजिनस काउ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो है काउ को एज अ डेयरी का पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पर जो काउ की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वो 10 लीटर 6 लीटर 20 लीटर की काउ है। एक सिंपल मैनेजेबल इंडिजिनस काउ जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। ओके, आपको एग्जॉटिक काउस या कैटल नहीं रखना है जब भी आपको फार्मिंग करनी है। मे बी इट्स अ मिल्कलेस काउ, ये मिल्चिंग नहीं कर रहा है, ओनली गिविंग काउ डंग एंड काउ यूरिन। ओके, सो एटलीस्ट एक ये विद इन 10,000 मिल जाता है। और इफ काउ नहीं है तो आप घन जीवामृत नहीं बना पाएंगे, आप जीवामृत नहीं बना पाएंगे। व्हाई? बिकॉज जब आप गोबर को, काउ यूरिन को कहीं बाहर से लाते हैं, दूसरे फार्मर से लाते हैं, तो इट हैज अ लोडिंग, अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, सो अगर विद इन अ फार्म इंडिजिनस काउ है तो आपका एक कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, एंड दूसरा आपका जो क्वालिटी है वो बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये काउडंग कब है, काउडंग को कैसे मैनेज करना है। एंड 2 दिन पुराना भी गोबर नहीं चलता जीवामृत में। इट शुड बी फ्रेश काउडंग, बिकॉज फ्रेश हैज मोर माइक्रोब्स देन दी ओल्डर वन। ओके, तो कंपोस्ट में वो पुराना चल सकता है, गोबर है बहुत पहले का है। घन जीवामृत, चलो सूखा गोबर है, आपने जीवामृत से उसको रेजुविनेट कर दिया, बट जीवामृत इटसेल्फ शुड हैव दी फ्रेश काउडंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्रीन फॉडर एंड ट्रीज। ओके, तो काउज आपने रखे, ओके, एंड फिर उससे कुट्टी जो है फॉडर आप दे रहे हैं बाहर से, तो अगेन उसका जो हेल्थ है, उसका जो क्वालिटी ऑफ द काउ यूरिन एंड काउ डंग डिपेंड्स कि वो खा क्या रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसे हम बताते हैं हमारे शरीर के लिए आयुर्वेद में, उसी तरह कैटल के को आप एज अ इनपुट टू योर फार्म अगर यूज कर रहे हैं, आप मैन्योर उसका यूज कर रहे हैं, काउ यूरिन यूज कर रहे हैं, तो उसका हेल्थ भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इफ इट इज ओपन ग्रेजिंग काउ देन इट इज द बेस्ट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट उसके लिए एक ग्रीन फॉडर या ट्रीज होने बहुत जरूरी है, जो आप 5 to 10 डिसमिल एक गाय को आप डेडिकेट कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगा कि लैंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कि 1/10 ऑफ एकड़ हम फॉडर को दे रहे हैं, बट यहाँ पर हम 10 गाय भी रखने नहीं बोल रहे हैं। यू शुड हैव 1 to इफ यू हैव अ फार्म साइज ऑफ 1 to 5 एकड़, आप 1 से 2 गाय मैक्सिमम रख रहे हो, और उसका फॉडर विद इन दी फार्म्स होंगे। और ट्रीज जो है, trees will be in your as a kind of a boundary, because we have the frost, we have the loo
कोल्ड विंड, स्पीडी विंड, बहुत सारे जो है हवा से जो है बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ओके, मे बी बगल वाले फार्म में पेस्टिसाइड का इन्फेस्टेशन है, पेस्ट हैं। सो ट्रीज जो होती हैं वो आपके फार्म को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, दिस काइंड ऑफ नेचुरल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। How much time do you need more, Ravi? Because we want some questions to come up also. Okay, 5 minutes, 5 to 10 minutes. Okay. Okay. Can you do it in 4-5 minutes and then we ask questions? Okay. So the next thing is natural farming is precautionary, not reactionary. हमारा क्या होता है, हमारा माइंडसेट, लिविंग स्टाइल क्या हो गया है कि जैसे बीमार पड़े तो पैरासिटामोल हमने ले लिया, बट नेचुरल में हमारे तो यू हैव अ गुड फूड हैबिट, सूर्य नमस्कार करो, यू हैव अ गुड निद्रा एंड ऑल। तो नेचुरल फार्मिंग इज अगेन, आप पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, निमास, बरमास एंड ऑल, इट इज बेटर टू अवॉइड यूजिंग दैट। मतलब आपका फार्म का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पेस्ट इन्फेस्टेशन कम हो, बीमारियां कम आए। अब बीमारियां का रिश्ता किससे, न्यूट्रिएंट्स से। तो प्रिकॉशनरी सोचना है, प्री प्लान करना है, प्लान फॉर लाइक ब्रह्मास्त्र आप बना रहे तो पहले से बना के रखो। अटैक हो गया है उसके बाद आप बनाने जाओगे तो बनने में भी समय लगता है। ओके, इट्स नॉट कि आप बनाए और नेक्स्ट डे आप यूज कर सके। तो ये पहले से हमें सोच के रखना है कि इट्स अ प्रिकॉशनरी, हम प्रिकॉशन के रूप में नेचुरल फार्मिंग को ले रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डोंट गो फॉर डिजाइन ऑफ फार्म्स, फर्स्ट कल्टिवेट सॉइल। ये क्लियर हो गया होगा अभी तक कि सॉइल को पहले सोचे फिर डिजाइन पे जाए। नेक्स्ट, गो फॉर ट्रैप क्रॉपिंग, बॉर्डर क्रॉपिंग, नॉट इंटरक्रॉपिंग। जब तक आप खेती में आपकी समझ अच्छी नहीं होगी, इफ यू हैव डोंट हैव अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, डोंट गो फॉर इंटरक्रॉपिंग। बिकॉज होता है क्या कि फार्मर इंटरक्रॉप लेता है और मेन क्रॉप का ही इंपॉर्टेंस भूल जाता है। मेन क्रॉप इज ऑलवेज द मेन क्रॉप, intercrop is just for efficient utilization of your land or maybe companion crops है। okay, तो trap cropping आप जा सकते हैं, border cropping जा सकते हैं, but within the crops आप बीच में जो ले रहे हैं बेड्स के बीच में, वो intercropping शुरुआत में आप नहीं लेंगे। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Multi-cropping is again, this is an important question which you say, because a lot of intercropping is actually promoted as companion cropping, as supportive cropping in terms of nutrition. yeah. So can you explain this? I am saying just intercropping is good, but with a half knowledge, it has an adverse effect on your farm. Because I have seen the farmers doing like onion has a thrips attack, again the chili has a thrips attack, and few other crops like tomato, and you are growing like all of these three crop into your farm, then the thrips attack will be in your farm, आप control नहीं कर पाओगे। okay, so intercropping होता क्या है, first you have to understand intercropping behave कैसे करा, then it apply intercropping। हम, मेरा टॉपिक जो है do's and don'ts है when you start your farm। जो पहले 2 साल का जो फेज होता है उसमें क्या नहीं करना है। मल्टी क्रॉपिंग इज अगेन, ट्रैप क्रॉपिंग क्या होता है? ओके, ट्रैप क्रॉपिंग नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, सो आई विल एक्सप्लेन, वहां पे मैं करूंगा। और मल्टी क्रॉपिंग इज नॉट इंटरक्रॉपिंग, मतलब आप अलग पैचेस में 5 तरह के क्रॉप ले रहे हो, दैट इज ओके, वो चल रहा है, बट इंटरक्रॉपिंग विद इन दी सिंगल क्रॉप जो है वो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट फ्यू ईयर्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Even multi-layer don't work, soil and climate is not suited। जैसे कि multi-layer farming में होता है कि ट्यूबर्स लगाते हैं, there is आप 4 लेयर 5 लेयर की बात करते हैं, बट वहां पे हल्दी नहीं होती, आपके यहाँ गार्लिक होता ही नहीं है आपके सॉइल में, तो हाउ कैन दी मल्टी-लेयर विल फंक्शन? आपके जगह पे लताएं नहीं होती है, दी क्रॉप्स लाइक पटल जो है या कुंदरी है, तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में वो होती है कि नहीं। ओके, तो मल्टीलेयर तब करना है जब वो चारों क्रॉप के बारे में आपको जानकारी है। इफ यू नो दी ऑल 4 and 5 क्रॉप्स इंडिविजुअली, दी बिहेवियर एंड ऑल एंड दी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस, तब मल्टीलेयर पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एवरी स्कूल ऑफ थॉट इज इनकम्प्लीट। होता क्या है कि फार्मर्स को कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है, जैसे कि हम यहाँ पर पंचगव्य यूज करते हैं। ओके, जीवामृत इज इनकम्प्लीट एज अ ग्रोथ हार्मोन। हमारे पास क्या है, एट द एंड हमें एक अच्छा कलर, टेस्ट, एरोमा फूड में चाहिए ही,
तो वी इंक्लूड पंचगव्य हियर। तो हमने क्या किया, जो भी अच्छी चीजें हैं नेचुरल ही है, सो विद इन दी फार्म्स हमने बनाया। तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि ये इनकम्प्लीट है। कोई भी एक पैकेज जो है, बायोडायनिक फार्मिंग हो, होमा फार्मिंग हो, कुछ ना कुछ कमी है। हॉबी के लिए अलग है, यू आर दी यूएस रिटर्न एंड ऑल एंड यू आर रेचिंग द लाइफ, बट प्रोस्पेक्टिवली अगर इकोनॉमिक एंगल से देखें, एक फार्मर के डायरेक्शन से हम सोचे कि छोटा पैच ऑफ लैंड है, उसे अच्छी क्रॉपिंग करनी है, केमिकल लेस फार्मिंग करनी है, तो और भी थॉट्स में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेस्टिसाइड और कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होता है, वो उसमें सिस्टमेटिक भी होता है। सिस्टमेटिक मींस आपने एयर में स्प्रे कर दिया, वो पत्ते पर गिरा, उसके क्यूटिकल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बायो पेस्टिसाइड जो है केमिकल वाला, उनका असर दिख जाता है 1 to 2 घंटे में। तो क्या है, कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड है। अगर बारिश हो गई 2 घंटे में, मतलब 1 घंटे के दौरान ही आपने स्प्रे किया ब्रह्मास्त्र और बारिश हो गई 2 घंटे में, तो ब्रह्मास्त्र का इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। उसका कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, इसलिए हम यहाँ पे पेस्टिसाइड में रीठा को थोड़ा सा यूज करते हैं, जो साबुन की तरह, जैसे वो शोपी सॉल्यूशन हो तो लीफ के ऊपर चिपका रहे। ओके, तो ये जरूर ध्यान देंगे कि बायो पेस्टिसाइड का स्प्रे का जो टाइमिंग है वो वेदर क्लाइमेट को देखकर जरूर करें। ओके, इसकी एफिकेसी घट जाएगी अगर गलत टाइम पे आपने स्प्रे किया। वैसे भी सुबह और शाम को बोला जाता है, दोपहर में इसका स्प्रे नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जो ट्रैप क्रॉपिंग की बात हो रही थी, तो मैं ये नाम बताना चाहूंगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मेज, ग्लाइरिसीडिया, मोरिंगा, कैरट एंड फ्रेंच बीन्स। अगर इसमें से जो भी आपके रीजन में पॉसिबल है ग्रो करना, ग्रो होती आ रही है, उसको आपको ये ग्रो करना ही करना है। मैरीगोल्ड विद इटसेल्फ ये नेमाटोड को कंट्रोल करेगा। आप बहुत नाम सुनेंगे आगे जाके कि रूट का जो बीमारी है, उसमें वो गोल गोल स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर बन गए, तो मैरीगोल्ड ही जो है सबसे अच्छा कंट्रोल करता है। सनफ्लावर क्या है, नेक्टर है उसमें, तो इट अट्रैक्ट बीज एंड दी प्रीडेटर पेस्ट। प्रीडेटर पेस्ट मतलब मांसाहारी। आपके फसल को कौन खा रहा है, शाकाहारी कीट, उसे हम शत्रु कीट बोल रहे हैं, दोज आर एनिमी। ओके, सो सनफ्लावर नेक्टर्स दे अट्रैक्ट दी प्रीडेटर्स काइंड ऑफ थिंग। ओके, कैरेट है, ये भी अट्रैक्ट करती है। ग्लाइरिसीडिया इज हेल्पफुल फॉर दी रैट्स, जो चूहे हैं, वो ग्लाइरिसीडिया का जो है वो मीनिंग ये होता है चूहे को मारने वाला। इसकी पत्तियां को चूहे पसंद नहीं करते हैं। एंड फ्रेंच बीन्स में प्रीडेटरी स्पाइडर माइट्स आती हैं, मकड़े आते हैं जो छोटे छोटे कीड़े को खाते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये आपके फार्म के जो नॉर्मल पेस्ट हैं उसको कंट्रोल करने में एक नेचर का अपना एक तरीका है, तो इसे इंक्लूड जरूर करते हैं। 16 बेड के बाद, 16 to 17 बेड के बाद एक बेड कंप्लीट आप मैरीगोल्ड का डालें, और जो सनफ्लावर मेज है, ग्लाइरिसीडिया, इसे आप बाउंड्री पे जो है इसे यूज कर सकते हैं। ग्लाइरिसीडिया जो है ये साइंटिफिक आपको नेट पे मिल जाएगा, हम गिरिपुष्प भी बोलते हैं इसे। ओके, नेट पे बहुत फेमस नाम है, आप ग्लाइरिसीडिया टाइप करो, आपका लोकल नाम भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेवर डू मोनोक्रॉपिंग, ये तो सबसे बड़ा हम रूल होगा। क्योंकि मोनोक्रॉपिंग में होती क्या है कि पेस्ट का जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसे बहुत फूड मिल गया, तो उसका जो एग लेइंग कैपेसिटी है, जो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ है, वो बहुत बढ़ जाता है मोनोक्रॉपिंग में। आप कंट्रोल नहीं कर सकते बायोपेस्टिसाइड्स से। यही होता है, फार्मर्स जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो वो सिंपली टमाटर का एक मोनोक्रॉपिंग कर दी, और फिर जब पेस्ट से परेशान हो गए लास्ट में, या मे बी द फंगल प्रॉब्लम, दे एट लास्ट स्प्रे द फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। 2 साल में थक हार के वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर ही देते हैं। और इंडिया में ये ज्यादा हो रहा है, नेचुरल जाते हैं और वापस केमिकल पे आ जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हाइब्रिड थोड़ा चलते हैं, 90% ऑर्गेनिक चलते हैं और 10% केमिकल चलते हैं। बट ये नहीं चलेगा, बिकॉज when the fungicides, when these chemicals drop on your soil has the microbes again, और माइक्रोब्स की पॉपुलेशन ही जो है हमारी फर्टिलिटी की डेफिनेशन है। तो आपने जो भी मेहनत किया फर्टिलिटी को बढ़ाने में, एक स्प्रे से फिर वो जो है फर्टिलिटी लूज हो जाती है। So I think this was the last slide. Thank you. Thank you so much, Ravi. That was excellent. I only wish your audio had been a little better because we were struggling to listen to you.
I feel that what you have covered is really what should I say, a Bible for those people who are starting. Along with us is, of course, Arun, and Anish has joined us also. All these people have really done everything in farming and been able to learn, and through their failures, through all the challenges, and picked up things. So I'm hearing people saying excellent session, brilliant session. Yes, absolutely. I think there is no two ways about it, Ravi, that what you've given to us is really something for people to, you know, is what do you say, that, you know, a manual for people to begin with, you know, how to begin, the paper manual for beginners. So it's fantastic. I'm going to take some questions now, because I'm sure there are many questions. मुझे खुद ही काफी सारे सवाल थे. तो Archana is asking, how can we identify the pH of the soil? Okay, so one method is कि आपने lab testing में दे दिया, okay, on wait for 15 days or 30 days. और pH नहीं, एक जो अच्छा soil है उसका आप organic content at least पहचान सकते हो. pH तो आप दूर से नहीं पहचान पाओगे किसी भी चीज का, but the darker shade, अगर soil जो है चाय पत्ती की सिमिलर है, ओके, डार्कर शेड है, उसमें जो है थोड़ी नमी है, एकदम ड्राई नहीं है, पानी जितना उसे रखना चाहिए उतना है, पूरा ड्रेन नहीं कर दे रही है वाटर को, तो काइंड ऑफ एक थोड़ा सा अच्छा खासा सॉइल है. और उस पे अगर सूखी पत्तियां गिर रही है सालों से, ह्यूमस कंटेंट है उस सॉइल पे, वो नेकेड टू सन नहीं है, तो पीएच जो है उसकी अच्छी है. एसिडिक पीएच बोल सकते हैं, जो भी प्लेट्यू रीजन है और सॉइल इरोजन होगा तो उसको आप मान के चले कि दीज आर एसिडिक पीएच बिना टेस्ट के. और जहां पर केमिकल फार्मिंग हो रही थी, मतलब यूरिया, डीएपी एंड ऑल फर्टिलाइजर्स, तो सॉल्टी नेचर होता है, तो वो पीएच 7 से ऊपर ही होगी. ओके, तो पीएच कितना होगा वो तो नहीं पता चलेगा, बट रेंज जरूर समझ सकते हैं कि ये सॉइल का क्या है. एकदम रेडिश कलर नहीं होना चाहिए, एकदम येलोइश नहीं होना चाहिए. डार्कर शेड एक ब्राउनिश हो तो चॉकलेट मतलब कॉफी की तरह, तो बेहतर है उसका पीएच. Wonderful, thank you. Can you explain a little in detail why just spraying Jeevamrut regularly won't help if the soil quality isn't great? And here I'm also requesting, with Ravi's here, Anish and Arun, if you all want to also add in, please feel free to do so. Okay, so पंचगव्य में क्या है कि पंचगव्य में हम घी का प्रयोग करते हैं. तो घी इज व्हाट एंटीऑक्सीडेंट्स, अभी बहुत नाम सुन रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, मोरिंगा इज एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट्स करती क्या है, पंचगव्य में से आप घी को निकाल दो, वो चतुर्गव्य कहलाएगी और वो विद इन 10 डेज खराब हो जाती है. तो जीवामृत को यूज करने कैसे बोला जाता है कि बनाए आप 7 दिन लगा प्रिपरेशन में, आपको विद इन 10 डेज उसको कंज्यूम कर लेना है, उसके बाद वो यूज के फॉर्म में नहीं है. ओके, तो उसका एक एक्सपायरी डेट है. पंचगव्य में क्योंकि घी है, ये जो है 6 मंथ का उसका एक लाइफ साइकिल देता है, तो मिट्टी पे भी पड़ी रहती है, तो उसका जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है जीवामृत से. और पंचगव्य के इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ एनपीके या स्यूडोमोनास या एजिटोबैक्टर इस तरह के नहीं, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं. अब जैसे बोरोन है तो ठीक है, वो नमक की तरह ही चाहिए आपकी सब्जी में, बट मिलीग्राम ग्राम में ही चाहिए. बट बोरोन नहीं है तो आपका फ्रूट का क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगा. ओके, तो growing a plant is different thing, taking a crop, final crop is a different thing. Thank you. Anish, do you want to add anything from your experience of usage of Jeevamritam and Panchagavya? No, I think it's been, Ravi has covered most of the things, and Jeevamrut, again, one has to use it according to his own soil and understanding the nature of the crop he's taking. Am I audible? Anish, your audio, it needs to be fixed. Hello? Am I audible? Hello? Is it audible now? Yes, Anish, I think you are audible. Gauri ji, you have to check on your end, because in Ravi's session, the audio was good at our end. So there may be something problem at my end. I don't know why. Okay. But we can hear you correctly. Yeah. I think the audio is good enough. Please go ahead. Yeah. No, Sure. cracking ho raha tha thoda sa, that's all. Audibility is not an issue. There was a little cracking. Yes, go ahead.
Yeah, so I was just saying that, it all depends on the land and the crop one is taking, whether it is Jivamrut or green manure. It all depends on how you're going to take the soil. Understanding the soil and taking forward Jivamrut, excess of Jivamrut also is not good, excess of anything is not good. So take your crops and do multiple crops as Ravi was mentioning, and that works better. Fantastic. Thank you. Thank you, Anish. Yeah, there is a little cracking. I know that. Yeah, it's fine. But for now, it's better. Wonderful. Any other questions? We can take one or two more questions before we move on. Yeah, I believe the expiry of Jivamrut is not more than 8 days. For that, we concentrate the Jivamrut to increase the life. Concentrate the Jivamrut. No, there is Ghan Jivamrut also, no, that has a greater life. So you can actually, you don't have to only use Jivamrutam. There's Ghan Jivamrut, there's Panchgavya. You can actually use multiple because then they will balance your soil quality. Somebody is asking about multi-cropping and intercropping. Please elaborate. In Maharashtra, we also have local sheep manure, which is to be, I've heard that sheep manure is very good. So if you are starting first time farming, we need soil test, then decide Panchgavya. Yeah, that's an important question. So should we be doing a soil test first and then based on that decide what to use, how much to use, etc.? Can anybody comment on this? Okay, from my experience, I would say that, see, these all are, in a technical term, if you want to do, growing and all, you can do soil tests, but best experience is try small patches of different crops. Get a season or get that 3 months period time and you understand the crop. Parallelly keep doing a soil test. So you can have both the things hand in hand rather than just going on scientifically soil, quality of water. Start growing small patches, very small patches. Just see whether it works. If it works well, and then your soil test comes out, you can then improve on the second way. Okay. Ravi, you want to say something here? एक्चुअली पंचगव्य हम एग्जॉस्टिवली यूज भी नहीं करते हैं, सिर्फ साल में 10 स्प्रे करते हैं, नॉट इवन ऑन द सॉइल. ओके, तो अगर छोटे अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं तो वैसे भी उसका इल इफेक्ट नहीं होता है. ओके, आप एक्सेस यूज करोगे तब उसका, क्योंकि ये एसिडिक थोड़ा सा नेचर है पंचगव्य. एंड अगेन अनिश सर ने जैसे बात किया कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड. जैसे जीवामृत है, बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि बेसन जो उसमें है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अगर बहुत ज्यादा जब यूज होता है तो फंगल अटैक बहुत ज्यादा होते हैं. इसलिए अमृत जल का कंसेप्ट आया. जब बेसन को व्हेन यू टुक आउट द ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम द जीवामृत, इट इज काइंड ऑफ अमृत जल. तो अमृत जल की एफिकेसी इतनी फास्ट नहीं है क्योंकि बेसन का यूज से क्रॉप बहुत अच्छा तुरंत हमें इफेक्ट दिख रहा है केमिकल फार्मिंग की तरह. तो जीवामृत ज्यादा फेमस है, बट स्टिल बेसन को बाद में जाके जो है उससे यूज करना बंद करते हैं हम लोग, और अमृत जल को ही ज्यादा यूज करते हैं. Thank you. Thank you so much. Okay, so thank you very much, Ravi, for this session. Very enlightening session for us. I think it was Ma'am, so last one question is there. How to make Panchagavya? That is, ये मैं क्वेश्चन लेके खत्म कर देता हूँ. ओके, तो पंचगव्य का जो इंग्रेडिएंट्स है वो गाय से मिलने वाली 5 चीजें हैं: दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र. और इसको सपोर्ट करने के लिए जो वृक्षायुर्वेद में वहां पे मधु का प्रयोग था, तो मधु हनी को आप यूज करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा. सो उसके जगह पर कोकोनट वाटर और बनाना को और जैगरी को, इन तीनों का मिक्स को यूज किया जाता है. ओके, तो इन 8 चीजों से मिलकर इंग्लिश में भी बोलते हैं. ओके, so these 8 elements, okay, jaggery, coconut water, tender coconut water, banana, ripened banana, okay, curd, milk, cow urine, cow dung और घी. Okay, so these are the ingredients. और इसका टोटल टाइम लगता है 19 days, 19 दिन का पीरियड. और इसमें कैसे करते हैं? गोबर, काउ डंग एंड घी को एक साथ रखते हैं, मतलब उसको आटे की तरह सानते हैं. ओके, उसको 4 दिन तक जो है सानते हैं, बहुत पर डे 2-3 बार बहुत अच्छे से मिलाते हैं. घी एंड काउ डंग को एक साथ लेते हैं और दूसरे कंटेनर में जो हमारा मिल्क है, कर्ड है, काउ यूरिन है, जितने भी बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से क्रश कर, जैसे बनाना है उसको भी बहुत अच्छे से क्रश करके पानी को डाला आपने, एंड जगरी को बहुत अच्छा लिक्विड जेली करके बना दिया, ठंडा कर दिया. यहाँ पे गर्म दूध, कोई भी गर्म चीज यूज नहीं होगी. ये सारे 6 इंग्रेडिएंट्स एक साथ रहे.
4 दिन तक ये दोनों अलग अलग कंटेनर में बनेंगे। एंड अगेन जैसे जीवामृत को लीड एकदम क्लोज नहीं करना, इट इज अ एरोबिक रिएक्शन, ऑक्सीजन हमें चाहिए। और 5वें दिन इन दोनों कंटेनर को आपस में मिला देते हैं। 15 दिन तक उसका प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जीवामृत में डंडा घुमा रहे हैं, तो 19 दिन का साइकिल है। और 20वें दिन इसका 3% सॉल्यूशन ही यूज करना स्टार्ट करते हैं। आप जीवामृत देखेंगे 10 गुना पानी में यूज होता है। ओके, तो पंचगव्य महंगा तो है, ठीक है, घी का हो रहा है, लेकिन ये 3% डाइल्यूशन में ही यूज होता है, नॉट अदर फ्रैक्शंस। इसका मतलब जितनी भी पंचगव्य होगी उसका 33 टाइम्स, 33 गुना पानी मिलाते हैं। 1 लीटर पंचगव्य से आप 33 लीटर स्प्रे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मिक्सिंग करना मत भूले लास्ट में, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा अगर आपने कंसंट्रेटेड यूज कर दिया। अमृत हो, यूरिन हो, कुछ भी आप कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो वो हार्म करेगा। और ये जरूर याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप बायो और नेचुरल कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है चीजों का, ऐसा नहीं है। राइट क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में ही यूज करना है। फैंटास्टिक, वंडरफुल। आई थिंक वी वर, ये कल हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाए थे टेक्निक्स, तो आपने एक और टेक्निक आज